गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। टुडे इज 28 अगस्त और आज प्रेप पॉइंटर्स में हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। एक पोर्टल के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसका नाम है परिवेश 2.0 पोर्टल। किस बारे में है? एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले सेक्शन से हम लोग इसको करेंगे और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव वाले पर्सपेक्टिव से इसको हम लोग कर सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, देखेंगे इसको हम लोग। उसके अलावा पोलारिस डॉन क्या है? ये एक मिशन है जो कि स्पेसएक्स के द्वारा किया जा रहा है। दुनिया में अपने आप का पहला ऐसा मिशन होने वाला है जहां पे प्राइवेट कंपनी एक स्पेस वॉक करने वाला है, उस बारे में बात करेंगे। उसके अलावा रूमी 1 क्या है, इसके बारे में डेफिनेटली बात करने वाले हैं। क्या है ये? नेशनल मेडिकल रजिस्ट्रेशन एनएमआर क्या होता है, जिसको लेके ऑल ओवर इंडिया डॉक्टर्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वो क्या कंफ्यूजन, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा SIG SOAR 716 ये हम लोग अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं। ये बेसिकली तरह का गन होता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा सोमनो न्यूमरोसाइंस क्या होता है, ये साइंस एंड टेक वाले सेक्शन से करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये भी छोटा सा आर्टिकल है लेकिन है इंपॉर्टेंट। उसके अलावा नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में बात कर सकते हैं। चलिए तो सीधा बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज अबाउट द परिवेश पोर्टल विच इज 2.0। मतलब इसका फर्स्ट पार्ट पहले आ चुका है, बेसिकली कहने का मतलब ये है। देखिए, आपने शायद एक वर्ड सुना होगा जिसे हम लोग कहते हैं एक्सोटिक एनिमल्स। ठीक है, एक पिक्चर आपको दिखाता हूं, देखिए जरा। दिखने में कितना अच्छा लगता है। कई बार ऐसा लगता है कि ये एनिमल का डिजाइन, इसकी शेप, इसके जो कलर्स हैं वो बहुत ही एक्सोटिक होते हैं, जो यूजुअली आपको जनरली देखने को नहीं मिलता है। जरूरी नहीं है कि हर बार ये जो एक्सोटिक जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत रेयर हों, ऐसा जरूरी नहीं होता है। बट हाँ, ये बहुत ज्यादा यूनिक होते हैं। इनका लुक, इनका जो भी इनका जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, या वो समझ लीजिए इनका जो हैबिटाट होता है, वो सब वो बड़ा यूनिक होता है। तो लोग इनको घर पे रखना पसंद करते हैं। कुछ जूज होते हैं या एनिमल लवर्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, एक्सोटिक एनिमल्स को रखते हैं। बहुत बार एक्सोटिक एनिमल्स को दूसरी कंट्री से इलीगली भी इंडिया में लेके आया जाता है। बहुत बार इंडिया के एक्सोटिक एनिमल्स बाहर इलीगली ट्रैफिक होते हैं। तो इंडिया में जिसके पास भी एक्सोटिक एनिमल्स है किसी भी फॉर्म में, उनके लिए सरकार ने एक वेब पोर्टल बनाया है बेसिकली, जिसका नाम है परिवेश पोर्टल 2.0। तो इसमें यह कहा गया है भाई, ऐसे एक्सोटिक एनिमल्स जो हमारे शेड्यूल 4 के अंदर है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, अगर किसी के पास भी है, चाहे वो किसी जू में हो, चाहे वो किसी इंडिविजुअल के पास हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास हो, उन सभी का रजिस्ट्रेशन आप जल्दी से जल्दी इस पोर्टल के ऊपर करिए। और ये मैंडेटरी कर दिया गया है करना। जैसे ही आपके पास एक्सोटिक एनिमल कोई भी आता है, विद इन 30 डेज आपको इस पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो आपके ऊपर पीनल एक्शन भी लिया जा सकता है। ठीक है। जो ये रिपोर्टिंग अथॉरिटी कौन है? वो है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, जो कि हर स्टेट के अंदर अलग अलग होते हैं। तो उनके साथ आप रजिस्टर करके यहाँ पे आराम से पोर्टल करवा सकते हो। तो इससे होगा क्या? एक तो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन हमें डेफिनेटली मिलती रहेगी। अगर ये एक्सोटिक एनिमल्स इन्वेजिव स्पीसीज है, मान लो आपने किसी फॉरेन कंट्री से इनको इंपोर्ट किया है, इंडिया की लोकल स्पीसीज नहीं है, इन्वेजिव स्पीसीज हैं, ये हमारी लोकल बायोडाइवर्सिटी के लिए डेंजर भी हो सकता है। उस कॉन्टेक्स्ट में हमारे गवर्नमेंट के पास एक डेटाबेस रहेगा कि ये जो एक्सोटिक एनिमल्स है ये हमारे पास प्रेजेंट है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने किसी एक्सोटिक एनिमल को बाहर से इंपोर्ट कर लिया, लेकिन हमारे यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जब कुछ समय के बाद उनको जंगल में रिलीज कर देते हैं। ऐसा भी बहुत बार होता है। जब वो जंगल में जाते हैं तो एज अ इन्वेसिव स्पीसीज वो एक्ट करते हैं और लोकल जो नेटिव स्पीसीज है उनको नुकसान पहुंचाते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में सरकार के पास एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन रहेगा। तो इसका सिंपल पर्पस एक ही है कि भाई एक सिंगल विंडो सॉल्यूशन लोगों को मिल जाएगा, जो जू हैं या इंडिविजुअल जिनको रखते हैं, तो उनको भी एक लीगल प्रोटेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। इन केस फ्यूचर में अगर कोई लीगल इशू होते हैं तो वो बता सकते हैं कि देखिए मैंने इसको पोर्टल के ऊपर रजिस्टर किया हुआ था। तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। इसके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल सकता है, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस वगैरह, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं बेसिकली इनको रखने में, वो सब क्लियरेंस आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। तो की फीचर इसका सिंपली यही है कि भाई आप ऑनलाइन सबमिट करिए एप्लीकेशन, रियल टाइम में इंफॉर्मेशन अपडेट होती रहती है। इंडिया में कितने एक्सोटिक एनिमल्स हैं, कहाँ हैं, कौन कौन उसको रख रहा है, किसकी एज कैसी है, कौन सी कंट्री से आप लेके आए थे, वो सब। जैसे जो पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी, ये तमिलनाडु के अंदर पाई जाने वाली एक जायंट स्क्विरल होती है।
बड़ी कलरफुल होती है, बड़ा अच्छी लगती है दिखने में, तो लोग इसको एक्चुअली रखना पसंद करते हैं। ऐसे ही हमारे पास अरुणाचल प्रदेश में एक फ्लाइंग स्क्विरल होती है, जो कि पंख नहीं होते हैं उसके, लेकिन उसकी बॉडी थोड़ी ऐसी होती है कि ऐसा दिखने में लगता है कि वो उड़ रही है। ये पिक्चर दिखाता हूं आपको, देखिए उसकी, तो ग्लाइडर जैसी होती है, जब एक ट्री से दूसरे ट्री पे जंप करती है तो थोड़ा ग्लाइड करके जाती है, तो दिखने में ऐसा लगता है कि वो जैसे उड़ रही है, उसे फ्लाइंग स्क्विरल बोलते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाई जाती है, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। नामदफा नेशनल पार्क जो है वहां पे ज्यादातर पाई जाती है। यूपीएससी में इसको लेकर ऑलरेडी सवाल आ चुका है। तो ये भी एक एक्सोटिक स्पीसीज के अंदर इसको मानते हैं। जैसे हमारे पास स्नो लेपर्ड होता है, आप उसको कह सकते हो, नीलगिरी ताड़ होती है, आप उसको कह सकते हैं एक्सोटिक एनिमल्स, जिनका यूनिक सा फीचर होता है बेसिकली, उसको आप लोग कहते हो। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी वगैरह के लिए ये सब पोर्टल गवर्नमेंट ने इस समय चलाया है। 2018 में इसका फर्स्ट वर्जन आया था, परिवेश 1, लेकिन उसके अंदर कुछ टेक्निकल इश्यूज थे और एप्लीकेशन वगैरह क्लियर होने में थोड़ा समय लगता था। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि भाई ये जो 12,000 एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई हैं वो इस नए पोर्टल से जल्दी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। पोलारिस डॉन एक वर्ड होता है, उसे बोलते हैं स्पेस वॉक। ठीक है, तो आपने कभी फिल्मों वगैरह में शायद देखा होगा या टीवी वगैरह पे वैसे देखा होगा न्यूज में। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो यूजुअली अपने कैप्सूल के अंदर होते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे मान लो हमारे पास इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ठीक है, उसके अंदर हमारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। कभी कभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर अगर कोई इशू आ जाता है, कोई टेक्निकल इशू आ गया, कोई हार्डवेयर का इशू आ गया, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने कैप्सूल से निकलते हैं बाहर। ठीक है, एक वायर टाइप का उनके बॉडी से बंधा हुआ होता है, एक सूट होता है उनके पास बहुत बड़ा, और वो उसको रिपेयर करके आते हैं। तो वो स्पेस, उसको स्पेस वॉक बोलते हैं। जब आप अपनी मशीन से, अपने कैप्सूल से बाहर निकलते हो स्पेस में, ओपन स्पेस में निकलते हो एकदम बढ़िया से, उसे स्पेस वॉक बोलते हैं। आज तक जितना भी स्पेस वॉक हुआ है वो सब गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा किया गया है। पहली बार ऐसा होगा कि एक प्राइवेट कंपनी एक ह्यूमन स्पेस वॉक करवाने वाली है। पहली बार दुनिया में एक प्राइवेट कंपनी ये करेगी। ठीक है, स्पेस एक्स का जो क्रू है, जिसे अब हम लोग ड्रैगन बोलते हैं, ड्रैगन कैप्सूल, वो 4 लोगों को, एस्ट्रोनॉट्स को वहां पे लेके जाएगा। ठीक है, इसका नाम रेजिलियंस इन्होंने रखा है। उनको लेके जाएगा, जिनमें से 2 लोग स्पेस वॉक करेंगे। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इसमें एक जो पर्सन है जो स्पेस वॉक करने वाले हैं, उनका नाम है जार्ड आइजकमैन। इनके कंपनी है बेसिकली शिफ्ट 4, ये उसके सीईओ हैं, बिलियनियर है भैया, बहुत बड़े आदमी हैं, अमीर आदमी हैं। तो अपने इनको शौक है बेसिकली, वे ये बहुत ट्रेंड पायलट भी हैं और शौकी आदमी है। भाई इतना पैसा क्या करोगे आप, तो स्पेस वॉक करोगे। हमारे पास पैसा होता है तो हम लोग चलो शिमला चले गए, थोड़ा और थोड़े अमीर लोग होते हैं, कहाँ चलो भैया पेरिस चले गए, है ना, घूमने के लिए। लेकिन जो अल्ट्रा अल्ट्रा अमीर होते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो ऐसे आइलैंड्स के पास में, जैसे पैसिफिक ओशन में कोई आइलैंड खरीद लिया, वहां पे छुट्टियां मनाने जाते हैं। और जो थोड़े से अमीर होते हैं, थोड़े से जो एडवेंचरिस्ट भी होते हैं, वो क्या करेंगे, तो भले चले हम लोग स्पेस में घूम के आते हैं। तो बेसिकली ये एक स्पेस एंथुजियास्ट भी हैं, ट्रेंड पायलट भी हैं। इससे पहले भी 2021 के अंदर ये एक मिशन कर चुके हैं, वो भी स्पेसएक्स के साथ ही हुआ था इनका, जो कि इलोन मस्क की कंपनी है। लेकिन जब स्पेस वॉक नहीं था, इस बार स्पेस वॉक होगा। तो ये करने वाले हैं, इनके साथ 3 लोग और होंगे, जिनमें से एक डॉक्टर है, वो उनका नाम मैनन है। 2 लोग और हैं बेसिकली इनके साथ। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कौन नहीं है, बट हाँ ये आपको थोड़ा सा इस कॉन्टेक्स्ट में इसको आपने याद रखना है कि पोलारिस डॉन क्या है। तो इस पूरे मिशन का नाम हम लोगों ने क्या रखा है, पोलारिस डॉन, और जो वो कैप्सूल है उसका नाम रखा गया है रेजिलियंस। ठीक है, तो वैसे तो उसका जनरल नाम तो ड्रैगन कैप्सूल होता है, लेकिन हर मिशन के लिए नाम जो है वो चेंज किया जाता है। इस मिशन के लिए उसका नाम रखा गया है रेजिलियंस। बस इतना आपको याद रखना है। लेकिन हालांकि है तो ये टूरिज्म का पार्ट ही एक तरह से देखा जाए। इसमें कितना खर्चा होगा, ये आइजक भाई साहब कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं ये बताया नहीं गया है, बट यस इट कैन बी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। पैसे की कमी थोड़ी ना है। लेकिन ये सिर्फ मिशन टूरिस्ट के लिए नहीं होते, टूरिज्म पर्पज के लिए नहीं होते, ब्रॉडर पर्पज भी बेसिकली थोड़ा सा इनका ध्यान में रखा जाता है। ब्रॉडर पर्पज ये हो सकता है कि ह्यूमन हेल्थ के ऊपर स्पेस में रेडिएशन का क्या इंपैक्ट होता है, वो हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं। जो वैन एलन रेडिएशन बेल्ट होती है, जहां पे सोलर रेडिएशन हमारे मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेच करती हैं, उसका हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है। हमारी जो फिजियोलॉजी है, हमारा जो बॉडी है, उसके ऊपर माइक्रो ग्रेविटी या जीरो ग्रेविटी का क्या फर्क पड़ता है। जैसे भाई जब आप माइक्रो ग्रेविटी में जाते हो तो हमारे जो आंखें होती है, हमारे आंखों के अंदर जो आई शेप होती है, ये माइक्रो ग्रेविटी में इसके अंदर चेंजेस आते हैं।
जब हम लोग मेडिसिन कंज्यूम करते हैं किसी भी तरह की, जब वो हमारी बॉडी में जाती है तो हमारी अर्थ के ऊपर वो अलग तरह से बिहेव करती है। यही सेम दवाइयां जब आप ऊपर स्पेस में जाते हो तो अलग तरह से बिहेव करती हैं। तो वो सब स्टडी हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कर सकते हैं। और फ्यूचर में जब इंसान मार्स पे जाएंगे या मून पे जाएंगे तो ये बेसिकली उसके लिए तैयारी करने की कोशिश स्पेसएक्स कर रहा है। बिकॉज इलोन मस्क का कहना है भाई हम लोग मार्स के ऊपर मिशन लेके जाएंगे, वो हमारा अल्टीमेट गोल है। और स्पेसएक्स बनाया ही इसीलिए गया है कि फ्यूचर में मार्स के ऊपर हम लोग कॉलोनी एस्टेब्लिश करेंगे। तो ये उसकी तैयारियां बेसिकली चल रही हैं। तो आने वाले 10, 15, 20 साल, 25 साल जब भी टाइम लगेगा तो डेफिनेटली इंसान मार्स पे जब जाएगा ये मिशन जो है वहां पे डेफिनेटली काम आएंगे। इनसे जो लर्निंग होगी वो हम लोग यूज करेंगे। चलिए, रूमी 1 क्या है? रूमी 1 बेसिकली एक है तो माइलस्टोन, बड़ा माइलस्टोन है। चेन्नई में ये एक रॉकेट हम लोगों ने लॉन्च किया। लेकिन ये रॉकेट कोई आम रॉकेट नहीं है। जनरली रॉकेट्स क्या होते हैं, वो सैटेलाइट्स को लेके जाते हैं, ऑर्बिट में जाके उसको सेटअप करते हैं और फिर वो जब वापस आते हैं तो एटमॉस्फेयर के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, या फिर वहीं स्पेस में घूमते रहते हैं लंबे समय तक। ये जनरली लॉन्च जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, रॉकेट्स होते हैं, वो ये करते हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम है स्पेसएक्स। अभी आज तो स्पेसएक्स की काफी बातें हम लोग कर रहे हैं। इलोन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स। इसका एक रॉकेट है जिसका नाम है फाल्कन। बहुत बड़ा रॉकेट है, लेकिन वो रॉकेट रीयूजेबल है। रीयूजेबल है। वो सैटेलाइट को लेके जाता है, अर्थ के ऊपर वापिस आता है और यहां से कुछ रिपेयर वगैरह करने के बाद फिर से रॉकेट लेके जा सकता है। इससे क्या होता है, इससे कॉस्ट कम हो जाती है, टाइम भी सेव हो जाता है, राइट। अभी तक स्पेसएक्स के पास ये रीयूजेबल रॉकेट है, हमारे इसरो के पास ये रीयूजेबल रॉकेट नहीं है। हालांकि इस पे हम लोग कई साल से काम कर रहे हैं। लेकिन अभी एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है स्पेस जोन इंडिया एंड द मार्टिन ग्रुप, इन दोनों ने मिलकर एक छोटा सा 80 किलोग्राम का, अभी तो छोटा ही है तो काम चल रहा है, एक रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च किया चेन्नई से। ठीक है, उसका नाम रखा गया है रूमी 1। ये इंडिया का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। ये आपने प्रीलिम्स के लिए याद रखना है। साइज में क्योंकि छोटा है तो इसलिए मोबाइल लॉन्च पैड है, मतलब आप इसको ट्रक में रख के कहीं लेके जा सकते हो आराम से, टेंशन नहीं है। छोटा है ना, भी सिर्फ 80 किलोग्राम का है। बट हाँ, ये एक बहुत बड़ी लर्निंग हमारे लिए होगी और इसरो डेफिनेटली इसको सपोर्ट कर रहा है बैक एंड में, टेक्नोलॉजी वाइज या कुछ सजेशन देना हुआ तो ये फ्यूचर में हमारे लिए बड़ा काम की चीज हो सकती है। तो चेन्नई में हमारे पास जो ईस्ट कोस्ट रोड बीच है तिरुवंदरई के पास में, वहां से इसको बेसिकली हम लोगों ने लॉन्च किया है। तो एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी कम होगा। देखिए, यूजुअली जो रॉकेट जाते हैं भाई, उनका जो डेब्रिस है, जो उनका कचरा होता है, वो स्पेस के अंदर ही रहता है। तो अगर वो रॉकेट अर्थ पे वापस आएगा तो कचरा भी कम होगा, तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, कॉस्ट भी कम होगा, राइट। उसलिए जो है थोड़ा सा ये हम लोगों ने यूज किया। तो छोटे छोटे 3 क्यूब, छोटे छोटे जो है सैटेलाइट है जिससे क्यूब सैटेलाइट बोलते हैं, और पिको सैटेलाइट, वो तो बिल्कुल टाइनी टाइनी होते हैं, वो हम लोगों ने यहाँ पे लॉन्च किए हैं। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल्स में पढ़ने वाले या कॉलेज में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनमें एक अवेयरनेस की भावना आती है इस तरह के प्रोजेक्ट से, क्योंकि यहाँ पे कई सारे स्कूल के स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व हैं। दुबई से एक स्कूल है वो इन्वॉल्व रहा इसके अंदर पूरा, और वो बच्चे इंडिया के अंदर भी आए इसको जब लॉन्च किया गया। तो ये बस रूमी 1 आपने याद रखना है क्या है। ये इंडिया का पहला हाइब्रिड रीयूजेबल रॉकेट है। प्रीलिम्स में ऐसा ही पूछेगा आपसे। नेशनल मेडिकल रजिस्ट्रेशन के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है। बेसिकली जो डॉक्टर्स होते हैं इंडिया में, जिनके पास एक लाइसेंस होता है, जिनके पास एक डिग्री होती है, उनको प्रैक्टिस करने के लिए अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है। हर स्टेट की मेडिकल जो बोर्ड होता है उसके पास कराना पड़ता है, तभी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। सरकार ने कहा चलो ठीक है, वो तब करवाते ही हो। अभी आप क्या करिए, एक नेशनल लेवल का मेडिकल रजिस्टर है जिसे एनएमआर बोलते हैं, आप यहां पे भी अपने आप को रजिस्टर करवाइए। हमारा जो एनएमसी एक्ट 2019 का सेक्शन 31 है, वो कहता है कि इंडिया में जितने भी डॉक्टर हैं उनको ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि उनको यहाँ पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा। उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका आधार डिटेल और उनकी क्वालिफिकेशंस सब आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। मतलब आपके जैसे एमबीबीएस का जो सर्टिफिकेट है उसकी डिजिटल कॉपी आप डालोगे, ठीक है। स्टेट मेडिकल काउंसिल्स के पास आपने जो रजिस्ट्रेशन पहले से करवाया हुआ है, ठीक है, आप वो भी यहाँ पे डालोगे। तो इसमें कंफ्यूजन ये हो रहा है, डॉक्टर ये कह रहे हैं कि भाई जब ऑलरेडी हम लोग रजिस्टर्ड हैं तो ये तो डी रजिस्ट्रेशन हो गया,
क्या दोबारा से हमें करने की जरूरत है? हमारा डेटा ऑलरेडी स्टेट मेडिकल काउंसिल्स के पास है, अब वहां से हमारा डेटा उठा लीजिए। इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पे डॉक्टर्स को हो रहा है, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन के बिना आप इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अभी तमिलनाडु का कोई डॉक्टर है, अगर वो यहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा एनएमआर के अंदर, तो महाराष्ट्र में जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकता। सरकार का कहना है कि देखिए ये आपको रजिस्टर मैंडेटरी है, क्योंकि इससे एक तो जो रियल टाइम डेटा है डॉक्टर्स का वो सरकार को पता रहेगा। डॉक्टर्स की डेथ भी हो जाती है, डॉक्टर्स इंडिया छोड़ के विदेशों में भी चले जाते हैं। अगर ये वो रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली रहेगा टाइम टू टाइम, तो ये जानकारी सारी सरकार को रहेगी। तो एक डिजिटल डेटाबेस गवर्नमेंट के पास आ जाएगा रियल टाइम में, उनकी क्वालिफिकेशन, कौन से कॉलेज से आपने पढ़ाई किया, क्योंकि जब वो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वही सेम डिटेल उस कॉलेज के पास भी जाएगी जहां से डॉक्टर साहब ने एमबीबीएस किया था। तो इससे ये भी पता चल जाएगा भाई कोई यहाँ पे मुन्ना भाई एमबीबीएस टाइप के तो नहीं है, तो वो रीवेरिफिकेशन टाइप का दोबारा से यहाँ पे शुरू हो जाएगा और टाइम टू टाइम अपडेट होता रहेगा। तो आम आदमी के लिए भी अच्छा है। इस पोर्टल के ऊपर क्या रहने वाला है, आम आदमी भी जाके देख सकता है डॉक्टर्स की डिटेल को। कुछ डिटेल आम आदमी के लिए अवेलेबल होंगी, कुछ डिटेल्स स्टेट मेडिकल काउंसिल्स के लिए अवेलेबल होंगी, कुछ डिटेल्स एथिकल कमिटी को जो है अवेलेबल होंगी। तो सब लोग एक ही पोर्टल पे जाके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ये इन्होंने कहा है। थोड़ा एनएमएस के बारे में, नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि नेशनल मेडिकल कमीशन 2019 के अंडर में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका यही काम होता है कि देश में जो मेडिकल के रिगार्डिंग जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें क्वालिटी मेंटेन करनी है, स्किल डेवलप करना है, यूनिवर्सल हेल्थ केयर आपको देना है। इसके अंदर टोटल 33 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से एक चेयरपर्सन होते हैं। 70 इयर्स तक का आपका भैया टाइम पीरियड होता है, फिर आप रिटायर हो जाते हो, ठीक है। उसके बाद आपको 4 साल अगर आपने यहाँ पे जॉब कर लिया तो उसके बाद आपको कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। प्रीलिम्स में छोटी छोटी इंफॉर्मेशन इस तरह से आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये थोड़ा रिपीटेड ही है कि फंक्शन क्या है इसके। वही पॉलिसीज बनाना, रेगुलेशंस करना, गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाना, है ना, पॉलिसीज के लिए स्टेट्स और सेंटर को सजेशंस देना, वो सब इसका काम जो है वो बॉडी का रहता है। चलिए 6 और ये इसकी पिक्चर आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। ये एक तरह का एक गन है बेसिकली, ठीक है, और बड़ी इफेक्टिव गन है बेसिकली। ये अमेरिकन कंपनीज को बनाती है और इंडिया अभी अमेरिका से 7300 ये जो असोल्ट राइफल्स हैं इनको इंपोर्ट करने वाला है। मंजूरी मिल चुकी है, तो बहुत जल्दी ये हमारी आर्म्ड फोर्सेस के हाथों में होंगी। ये सेमी ऑटोमेटिक राइफल है, ठीक है। इसकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त होती है, हर वेदर कंडीशंस में चल सकती हैं। 60 इंच का इसका बैरल होता है, तो एक्यूरेसी बहुत ही आसान होती है इसकी। इसको बहुत आसानी से उठा के मैन्यूवर भी किया जा सकता है, तो बड़ी काफी फ्लेक्सिबल टाइप की रहती है। और बहुत ही हैवी ड्यूटी एल्यूमिनियम रिसीवर इसके अंदर होता है, तो काफी रिजिड होती है। रस्ट वगैरह इसके अंदर नहीं लगता है, सालों साल तक काम कर सकती है। बेसिकली कहने का मतलब यह है बहुत ही परफेक्ट है। इसकी रेंज भी बहुत ज्यादा है, आधा किलोमीटर भैया, 500 मीटर तक इसकी रेंज है। सोच के देखिए, आप यहां बैठे हुए अपने टारगेट को 500 मीटर पे हिट कर सकते हो। तो अगर हमारे सोल्जर्स के हाथों में आ गया तो बड़ा जबरदस्त चीज हो जाएगी, राइट। तो उस पर्सपेक्टिव से आपको बस याद रखना है। इसके फीचर्स वगैरह आप याद नहीं रखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हाँ ये याद रख लेना कि भैया ये जो 6 और 7-16 क्या है बेसिकली, ठीक है। ये एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल है, अमेरिका से हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। बस 500 मीटर इसकी रेंज है, इससे ज्यादा आपको डिटेल में मत जाइए आप लोग, ठीक है। चलो सोनो ल्यूमिसेंस क्या है, ये आपको मैं देखिए 1934 का टाइम था। 2 साइंटिस्ट थे, वो लैब के अंदर काम कर रहे थे, साउंड के ऊपर वो काम कर रहे थे, क्योंकि सोनो का मतलब साउंड होता है। सोनोग्राफी जब हम लोग करते हैं तो साउंड बेस्ड चीजें करते हैं हम लोग। जब ओशन का जो बॉटम होता है उसका जब फीचर्स का हम लोग मैपिंग करते हैं, वो भी हम लोग साउंड का यूज करके ही करते हैं। तो 1934 में 2 साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, वो साउंड का यूज करके कुछ वाटर के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और उन्होंने ये रियलाइज किया कि जब वो साउंड को भेज रहे हैं वाटर के अंदर, कुछ लाइट जनरेट हो रही है। उनको ये चीज समझ में नहीं आई। बार बार जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उनको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज समझ में आई कि जो वाटर के अंदर बबल्स होते हैं, बबल्स तो समझते ही होंगे आप लोग, वाटर के अंदर जो बबल्स होते हैं तो इसके अंदर एयर होती है बबल के अंदर। जब हम लोग साउंड इसके ऊपर डालते हैं तो वो साउंड इस बबल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, तो साउंड से ये बबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इसका साइज कम हो जाता है।
और इसके अंदर जो एयर होती है वो हीट जनरेट करने लगती है, क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है ना, प्रेशर बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा, और एक बार हीट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो लाइट एमिट कर देती है, उसमें से लाइट निकलने लगती है। यानी कि बबल्स के ऊपर जब आप प्रेशर डालोगे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ता है तो लाइट जनरेट हो जाती है। इसी को कहते हैं सोनोल्यूमिसेंस। ठीक है, ये आपने बस याद रखना है, मैंने कहानी आपको पूरी बता दी है। तो इट सोनोल्यूमिसेंस मींस लाइट एमिशन विच यूज द साउंड एनर्जी टू कन्वर्ट इट इनटू द लाइट एनर्जी। जो कंप्रेशन होता है और एक्सपेंशन होती है उसके बेसिस पे काम करता है। तो जब कंप्रेशन होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, जब एक्सपेंशन होता है तो टेम्परेचर कम होता है, राइट। उस कॉन्टेक्स्ट में आपने याद रखें। तो जो हाई प्रेशर वाला फेज होता है, यहां पे जब हाई प्रेशर बबल के ऊपर पड़ता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब लाइट प्रेशर होता है मतलब प्रेशर कम हो जाता है तो वो एक्सपैंड करता है। एक्सपेंशन वाली केस में लाइट जनरेट नहीं करेगा, प्रेशर बढ़ता है तो वो लाइट जनरेट बेसिकली यहां पे करता है। उस कॉन्टेक्स्ट में आपने इसको याद रखना है। अभी रिसेंट जो रिसर्च हुई है उनका यह कहना है कि इस पूरी टेक्नोलॉजी को बेसिकली हम लोग मेडिकल फील्ड में भी यूज कर सकते हैं। बेटर ड्रग डिलीवरी के लिए इसका हम लोग यूज कर सकते हैं, कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। वो रिसर्च अभी बहुत इनिशियल फेज में चल रही है, लेकिन हाँ एक पोटेंशियल यहां पे डेफिनेटली नजर आता है। उस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको याद रखना है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो इसको यूज करते हैं। देखिए, ये देखिए जरा, ये एक श्रिम्प होता है, ठीक है, इसका नाम होता है पिस्टल श्रिम्प। ये श्रिम्प भी इस टेक्नोलॉजी का यूज करता है। जब ये स्नैप करता है, इतनी लाइटनिंग स्पीड के साथ ये स्नैप करता है कि वाटर के अंदर बबल जनरेट होते हैं, हाई वेलोसिटी जेट ऑफ वाटर निकलता है, और ये जब बबल्स हैं वो लाइट जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये पिस्टल श्रिम्प। तो नेचर बड़ी कमाल की चीज है, नेचर में सब कुछ होता है, इंसान सोच भी नहीं सकता। जो चीजें हमें लगती हैं कि बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है भैया, ये तो वो नेचर के अंदर कहीं ना कहीं ऑलरेडी किसी ना किसी फॉर्म में हो रही होती है ना। चलिए, नेशनल क्वांटम मिशन क्या है? तो देखो, क्वांटम कंप्यूटिंग को लेके ऑलरेडी यूपीएससी में प्रीलिम्स में 2 बार सवाल आ चुका है। जैसे आजकल हमारे नॉर्मल जो कंप्यूटर्स होते हैं ये बाइनरी सिस्टम पे काम करते हैं, 0 1 1 0 0 1 वैसे काम करते हैं, इसे हम लोग बिट्स बोलते हैं, बिट्स। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं जो बहुत ही माइक्रो लेवल पे जाके सब एटॉमिक लेवल पे जाके काम करते हैं, उनको बोलते हैं क्वांटम बिट्स। ठीक है, क्वांटम बिट्स बोलते हैं। एक उसका नाम होता है क्यूबिट्स, क्यूबिट्स बोलते हैं। ये यूपीएससी में प्रीलिम्स में ऑलरेडी सवाल आ चुका है। क्वांटम कंप्यूटर्स इतने ज्यादा, देखिए क्वांटम कंप्यूटर अभी बना नहीं है ऑपरेशनल, ठीक है, एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं कई सालों से, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स का पोटेंशियल इतना ज्यादा है। आप ये मान के चलिए जैसे नॉर्मल जो दिवाली वाला बॉम्ब होता है, आप उसको एक न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ कंपेयर कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। तो जो नॉर्मल कंप्यूटर आज हम लोग यूज करते हैं, इनकी जो प्रोसेसिंग पावर होती है वो काफी कम होती है, लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर्स होंगे जब बनेंगे, वो आज बने चाहे 5 साल बाद बने, 10 साल बाद बने, उनकी प्रोसेसिंग इतनी फास्ट होने वाली है कि वो 4-5 सुपर कंप्यूटर का काम एक ही कंप्यूटर कर देगा। तो ये, और आगे अगर आपको दुनिया में आगे रहना है तो टेक्नोलॉजी में आपको एडवांसमेंट करना पड़ेगा। इंडिया पीछे नहीं रहना चाहता इस मामले में। तो हम लोगों ने नेशनल क्वांटम मिशन बनाया है भैया, जिसमें हम लोग क्वांटम कंप्यूटर के अंदर काम कर रहे हैं। तो 2023 से लेकर 2031 का एक ड्यूरेशन हम लोगों ने रखा है, 8-9 साल का, जिसमें हम लोग, सरकार पैसा देगी, हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो क्वांटम कंप्यूटर के ऊपर काम करेंगे और उसको डेवलप करेंगे। कई सारी कंट्री में, यूएस, कनाडा, फ्रांस, फिनलैंड, चाइना, ऑस्ट्रेलिया में इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत काम हो रहा है। गूगल, फेसबुक वगैरह, आईबीएम, ये सब क्वांटम कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं। इवन कुछ समय पहले गूगल ने और आईबीएम ने कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया था पब्लिक को, जो बहुत फास्ट चलता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी भी नहीं है, इसके ऊपर हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो कुछ रिसर्च वगैरह हम लोग इस पर डेफिनेटली करने वाले हैं। तो इसमें होगा क्या, बेसिकली क्वांटम कंप्यूटर के अंदर सुपर कंडक्टिंग मटीरियल्स का यूज किया जाता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी लॉस बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड पे काम करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर अगर बन गया ना, तो क्वांटम कम्युनिकेशन लोग डेवलप कर सकते हैं। 2000 किलोमीटर की रेंज तक इंडिया में हम लोग क्वांटम कंप्यूटिंग कम्युनिकेशन कर सकते हैं विद इन मिली सेकेंड्स। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हम लोग कर सकते हैं और कोई भी उसको हैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन को तो पूरी तरह से चेंज कर देगा ये।
उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ऑब्वियसली जो सुपर कंप्यूटर बनाए जाएंगे फ्यूचर में, वो इनका यूज करके जो हम लोग डेफिनेटली बनाने वाले हैं। एटॉमिक क्लॉक्स, जो प्रिसाइज जो टाइमिंग होती है, जो हम लोग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, वहां पे हम लोग इसका डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। कुछ नए सेमीकंडक्टर या सुपर कंडक्टर हम लोग इसका यूज करके बना सकते हैं। तो क्वांटम कंप्यूटर्स एक बार बन गए ना, तो आप ये मान के चलिए कि दुनिया ऐसी नहीं रहेगी जैसी आज है, क्योंकि जब ये वाले कंप्यूटर्स आए थे ना, तो दुनिया बदल गई थी। ऐसे जो क्वांटम कंप्यूटिंग कहेंगे तो एक और दुनिया बदलने वाली है। जितनी भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग जो चीजें हैं, वो मान के चलिए 1000 टाइम्स या उससे भी ज्यादा स्पीड और एक्यूरेसी के साथ काम करने लगेंगी। इसीलिए इसके ऊपर जो है वो इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा कर रही हैं कंपनीज, गूगल वगैरह, तो वो इस पे काम कर रही हैं बेसिकली। ठीक है, तो हम लोग ने इसके लिए टी हब्स वगैरह बनाई हैं इंडिया में अलग अलग जगह पे। वो टी हब्स क्या करते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, मटेरियल वगैरह, इन सब के ऊपर काम करती हैं। तो इससे डेफिनेटली इंडिया का इकोनॉमी ग्रोथ तो होगा ही। और जब हम लोग कहते हैं भैया हम तो विश्व गुरु बनना चाहते हैं या आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो हम लोग फिर रेस में पीछे नहीं रह सकते। तो हमारा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, सबको वो 10 कदम आके लेके चला जाएगा अगर इंडिया ने क्वांटम कंप्यूटर बना लिए तो। क्वांटम कंप्यूटर को लेके ऑलरेडी यूपीएससी में सवाल आ भी चुका है, राइट, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको देखें। तो आज की जो सभा है यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।